नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए। हिंदी के प्रसिद्ध कवि और कहानीकार रघुवीर सहाय की लिखी कहानी किले में औरत। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। उस शहर में मुझे सिर्फ 3 दिन रहना था। होने को इन्हीं 3 में से किसी एक दिन मेरी हत्या हो जा सकती थी। पढ़ा था कि इस शहर में रोज हत्याएं होती हैं। लोग हमला बोलकर मार डालते हैं। अखबार में सिर्फ इतना छपता था, आज 4 और मरे। इससे जाहिर था कि वे कोई और थे जो मरते थे। अखबार पढ़ सकने वालों में वे नहीं थे, नहीं तो अखबार उनका नाम धाम भी छापता। उधर शहर में पहुंचकर मैंने देखा, चौक में तमाम लोग मरे नहीं हैं, चल फिर रहे हैं। उनको भी यह डर न था कि रोज हत्या होती है तो आज भी और उन्हीं की हो सकती है। वे आश्वस्त थे कि और ही लोग होंगे जो मारे जाएंगे। मैं एक होटल में ठहरा। होटल आत्मरक्षा के लिए किलेबंदी के तरीके पर बना हुआ था, मगर वह बना तो तब का था जब हत्याएं इस शहर में नहीं, गांवों में हुआ करती थी और वहां की खबरें छपती ही न थीं। आज तो बिना नाम के भी छप जाती हैं। वे सब स्थान होटल से बहुत दूर और ऐसे गरीबों के थे जो इस जन्म में इस होटल में आ ही नहीं सकते थे। तब होटल का यह नक्शा आत्मरक्षा के लिए नहीं, खाली रोआब डालने के लिए बनाया गया होगा। पर आज यह कितने काम आ रहा था। आखिर हत्याओं का सिलसिला नीचे से ऊपर की ओर सरकता आ रहा था ना। किसी दिन होटल में भी पहुंचता। इतिहास बताता है कि ध्वस्त नगर में हमेशा एक आलीशान होटल ही शरणालय के रूप में बच कर रहा करता है। अपने आप में मैं इस होटल में कभी न ठहरा होता। जिस दुकान का मैं काम कर रहा था, वह काम के सिलसिले में चाहती थी कि मैं इसमें रहूं। मैं यह जानता था कि अगर मैं इसमें ठहरा तो जब हमला होगा कोई मुझे औरों से अलग न मानेगा। मगर मुझे अपना वेतन कमाने के लिए काम करने के अलावा यह खतरा भी उठाना था। मैं यहाँ पहुँचा तो सबसे पहले दरबान दिखाई दिया। उसके हाथ में पुराने जमाने की बंदूक थी, जैसी मैंने बचपन में बारातों में छुड़ाई जाती देखी थी। मैंने उसे पहचान लिया। बंदूक को नहीं, दरबान को। वह गोंडा जिले का था। उसने मुझे पहचान लिया। मैं भी वहीं का हूँ। मेरा खर्च कोई और दे रहा था, उसकी वर्दी कोई और दे रहा था। फिर भी उसने मुझे उसी तरह सलाम किया जैसे वह किसी जमाने में कलकत्ते के साहबों को करता होगा। अब गोंडा के लोग भी बाहर निकलकर इस होटल में घुसने लायक हो गए हैं। यह जानकर मारे खुशी के वह फूले नहीं गया। उसे यह शक नहीं था कि शायद मैं बहुत अमीर हूँ। उसे विश्वास था कि मैं उससे कुछ अधिक पैसे वाला हूँ और बस इतना अधिक भी हूँ तो काफ़ी है कि उसे कुछ इनाम दे सकूँ। गरीबी और गिरावट का एक दिन होता है जब आदमी अपने से जरा से मजबूत आदमी से डरने लगता है। इसी को लोग कर्तव्य और संतुलन कहते हैं। वह दिन उसकी जिंदगी में आ चुका था। शीशे का दरवाजा पार करते ही एक बरोठा मिला, जिसमें आदमी के शरीर से बड़े आकार की कुछ कुर्सियों पर लोग बैठे हुए थे। ये न जाने क्या समझकर इतने भड़कीले कपड़े पहन कर आए थे। शायद उनके पास पैसा बहुत था, जिसे ये कपड़ों पर खर्च कर डालना चाहते थे। शायद इनके पास अपनी अक्ल इतनी कम थी कि ये तय नहीं कर सकते थे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए। वे बैठे इस शान से थे जैसे होटल में रहने के सच्चे हकदार वही हैं जिनके पास पैसा ज़्यादा और अक्ल कम है। जिस कमरे में मुझे जाना था उसकी चाबी मैंने पटरे पर रखी देखी। वह बहुत बड़ी चीज़ थी, जैसे किसी खजाने की चाबी हो। उसका पुछल्ला उससे भी बड़ा था। ये दोनों चीज़ें मिलकर काफ़ी भारी एक चीज़ बन गई थीं, जिससे कमरे में घुसने का अधिकार एक और भारी चीज़ बन गया था। कई सूने बरामदे और बरोठे पार करके मैं लिफ्ट के सामने पहुंचा। लिफ्ट वाले ने मुझे दाखिल कर एक बड़ा भारी हैंडल घुमाया। घूं घूं करके लिफ्ट चली। मुझे लग रहा था कि इसमें कोई गड़बड़ है, नहीं तो सिर्फ बटन दबाकर खुद लिफ्ट को ले जा सकता था। लिफ्ट वाला कहाँ का रहने वाला है
मैं सोचने लगा। वह मेरी ओर देखे तो पहचानूं। वह दीवाल की ओर मुंह किए खड़ा रहा। जब वह इधर घूमा तो मैंने कहा, बस्ती नहीं, बेगूसराय। उसके चेहरे पर एक फुफ्फल मोटापा था जो लगातार असंतुलित आहार से आ जाया करता है। कितना मुश्किल था उसे पहचानना। इस तरह के चेहरे वाले हिंदुस्तानियों का प्रदेश इतना बड़ा है। वह भी वर्दी पहने हुए था और बड़ी सख्त वर्दी थी वह, जैसे उसकी तनख्वाह की सारी कमी पूरी कर देगी। खास तौर से कड़ी गोल टोपी जो किसी विलायती लिफ्ट वाले पर सैनिक सजावट का धोखा देती। इसको वह बेबसी की तस्वीर बना रही थी। इसके बच्चे क्या पहने होंगे, मैंने सोचा। छोटी लड़कियां अपनी बड़ी बहनों की उतरने और बड़े बूचे कुर्ते जो उनकी मारी गई बाढ़ के साथ ऐसे फिट किए गए होंगे, जन्म भर वे धो धोकर उन्हें पहन सकेंगी। लिफ्ट वाले ने सलाम किया, जिसका मतलब था कि मैं उसे 1 रुपया दूं, जिसका मतलब था कि वह वर्दी होटल से पाएगा और गुजारा सलाम करके। मैंने उसे रुपया नहीं दिया। मैं उस गरीबी में शामिल नहीं था जो उसकी थी। होता तो रुपया देना और भी बदसलूक होता। मैं उस अमीरी में शामिल नहीं था जो इस तरह रुपया देने वालों की होती है। होता तो मैं न होता। पर मैं कितनी चालाकी से छुट्टी पा रहा था, यहाँ होकर भी और यह जानकर भी कि मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था। लिफ्ट वाले ने यह सब कुछ नहीं भापा। उसने यही समझा कि फिर कभी देंगे। बख्शीश न देने से मेरे और उसके बीच कोई अपनापा उपजा है, यह भी उसने नहीं जताया। जो मैं यह जताता तो यह मेरी चालाकी की हद होती, और मैं उसके गांव का भी होता तो भी न मानता कि मैं उसकी जमात का हूँ। वह गांव से अपनी औकात लेकर शहर में आया था और यहाँ वह उससे संबद्ध कर कागज पर दर्ज कर दी जा चुकी थी। कमरे में जाकर मैं बैठ गया। ऐसा लगा जैसे अब यहाँ कोई न आ सकेगा। फौरन कमरे से बाहर निकलकर मैंने देखा, दूर दूर तक कोई न था। इधर उधर कोई दिखाई भी पड़ता था तो वह ऐसा व्यक्ति होता जो बात करने के लिए नहीं, खिदमत के लिए रखा गया था। सब खिदमतगार निहत्थे थे और धीरे धीरे इतने पतित हो चुके थे कि कोई आक्रमण न कर सकते थे। ऊपर से बाहर दरबान मौजूद था। खतरे का कहीं नामो निशान नहीं। मगर मुझे इतना बेखबर होने की जरूरत ही क्या थी? कोई जरूरत नहीं थी। सहसा यह अद्भुत विचार मन में आया कि ये सब कमरे एकांत अध्ययन के लिए कितने उपयुक्त हैं। परंतु इतने महंगे हैं ये कमरे कि इनमें पहुंचते ही यह ख्याल दिमाग में घर करने लगता है कि यहाँ अपना एकदम निजी व्यभिचार करने के लायक आदर्श एकांत है। थोड़ी देर में भूख लगने लगी। सन्नाटे में बरामदों और बरोठों का दाएं बाएं मुड़ता एक सिलसिला पार करके मुझे खाने के कमरे में जाना था। वहां पहुंचकर मैंने दरअसल समझा कि यह इमारत कितनी बड़ी है। इसके हर 2 कमरे में जहां भीड़ हो सकती है, परस्पर बहुत फासला है, और वह फासला सूने बरामदों और बरोठों से भरा हुआ है। खाने की ऊंची छत और झाड़ फूस वाले कमरे में कई लोग थे। जितने ग्राहक थे उनसे ज़्यादा बैरे थे। वे चुपचाप खड़े मानो आशा कर रहे थे कि जो कोई आएगा खूब खाएगा। खाना उसकी ज़िंदगी में एक तरह का फैशन होगा, वरना वह यहाँ आए ही क्यों और बैरों को काम ही क्यों मिले। वह खाने के लिए न खाएगा, वैसा करे तो बड़ी निराशा होगी। शायद उसको भूख भी न हो। वह खाएगा क्योंकि शाम हो गई है, और जब तक वह खा न ले शाम खत्म न होगी। उसके पास कितना ही वक्त क्यों न हो, कभी न कभी शाम को खत्म करना उसकी जिंदगी में व्यवस्था के लिए जरूरी होगा। खाना बहुत ही बदमजा था। गोश्त से मानो बकरे की जिंदगी की एक रिश्ता महक बनकर उठ रही थी। रोटी में नंगे बदन की सी वह गरमाई न थी जो तंदूर उसे देता है। वह गिजगिजी और बूढ़ी सी थी। अचारों और चटनियों से एक खट्टी सड़ाद उठ रही थी, जैसे किसी ने इन्हें गंदे हाथों छू लिया हो और ये फफूंदियाँ रही हों। मैंने जल्दी जल्दी खत्म किया। जिन परिस्थितियों में मेरे जीवन के इतने वर्ष बीते थे, उनमें मुझे हबड़ हबड़ करके खाने की आदत पड़ चुकी थी। बाकी किसी को जल्दी न थी, मानो वे किसी का इंतजार कर रहे हों। एकाएक बत्तियां गुल हो गईं। सब नहीं, एक गुलाबी रोशनी जल रही थी।
कई आदमी बाजों के समान खड़े दिखाई दिए। एक क्षण को लगा कि मैं इन्हें पहचानता हूँ। शायद ये वही लिफ्ट वाले और दरबान हैं। इनको दूसरी वर्दी पहना दी गई है। दूसरी वर्दी तो थी ही, वे लोग भी दूसरे थे। एक ने झांझ पर चोट मारी और ऐसे मटक कर खड़ा हो गया मानो मस्त हो गया हो। एक व्यक्ति उस बड़े कमरे में आया। वह एक औरत थी। वह समझ रही थी कि वह सुंदर है। यह उसकी चाल ढाल से प्रकट था। मैंने सोचा गाना गाएगी, मगर उसने पहले एक बाँह उठाई, फिर एक टांग उठाई, जैसे इन हरकतों से उसके किसी रहस्य का द्वार आधा खुल कर रह जाएगा, बाकी आधा खोलने के लिए लोग व्याकुल हो उठेंगे। फिर उसने सीने पर हाथ रखा, जैसे उसकी पोशाक वहीं से अटकी हुई है और वह हाथ हटा लेगी तो गिर पड़ेगी। वह नहीं, पोशाक। थोड़ी सी इधर उधर की अदाओं के बाद उसने अपने साए में हाथ डालकर उसे साए को नहीं, हाथ को ऐसे हिलाना शुरू किया जैसे देखने वाला अपने हाथ को उसके साए में हिलाना चाहता। मेहरबानी करके कपड़े पहने रहो, मैं उससे कहना चाहता था। ऐसे ही गनीमत है। कपड़े पहने हुए तुम एक भरी पूरी औरत मालूम होती हो। तुम्हारे साथ बातचीत भी की जा सकती है। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सूक्ष्म अनुभूति की बातचीत हो। कुछ भी हो जिसमें तुम सच्चे मन से बोल सको। फोश हो, फैशन की हो, तुम्हारे अपने दो टूक फलसफे की हो। मगर तुमने कपड़े उतारे नहीं कि विषय बदला। कपड़े मत उतारो। घटिया और भड़कीले ही सही, उन्हें पहने रहो। औरत ने साए के अंदर से एक जांघिया निकालकर दोनों हाथों में लेकर उसका आकार सबको दिखाया। उसे हवा में नचा नचा कर उसने फेंक दिया। गिटार बजाने वाला एक आदमी बड़ी अदा से उठाकर उसे ले गया। औरत ने साया समेटकर एक जांघ दिखाई। मुड़कर देखा तो एक आदमी, जिसे अब तक मैं खाने वालों के इंतजार में खड़ा बहरा समझ रहा था, एक बड़े लैंप को औरत पर बैठा रहा था। ऐसे कई बड़े बड़े लैंप कमरे में दिखाई दिए। ये सब कहीं दीवालों में लगे खड़े थे। तमाशा शुरू होते ही इन्हें कमरों के बीच लाया गया था। तमाशे में किस मौके पर कहाँ से कौन सी रोशनी डाली जाएगी, यह तय था। इसी के अनुसार लैंपों की जगहें निश्चित थीं। जो लोग इन्हें लाए थे वे, मैंने फिर गौर से देखा तो बैरे ही दिखाई दिए। बैरे ही थे वे। उन सब की वर्दी एक सी थी। उन्हें वेतन खाना खिलाने का मिलता था और औरत पर रोशनी वे बेगार में डालते थे। जरा देर और ठहरूं तो शायद मुझे खाने की तस्तरी मेज पर पटक कर लैंप संभालने दौड़ता हुआ कोई बहरा दिखाई दे जाए कि रोशनी के इंतजार में औरत को कुछ अधिक कम उघड़े न रहना पड़ेगा। न वहाँ विनोद तो किसी को छून भी न गया था। औरत फर्श पर चित लेटकर हिलने लगी। नहीं जानता था कि किस वजह से लोग कुर्सी छोड़कर खड़े नहीं हो गए, क्योंकि बिना खड़े हुए उसकी रति देख नहीं सकते थे। वह जरा ही देर हिली, ठीक उतनी ही देर जितनी देर में आप तय न कर पाएं कि खड़े हों या न खड़े हों, और आपको काफ़ी पीड़ा मिल जाए। इतनी ज़्यादा नहीं कि आप ठगे जाने का अनुभव करने लगे। पहले पंजों और घुटनों के बल होकर उसने हसरत भरी निगाह हवा में डाली, जैसे इतने पुरुषों के रहते भी वह अतृप्त रह गई है। मैं सब खाने वालों को तो एक साथ नहीं देख सकता था। एक मेज पर मैंने ध्यान लगाया। उस पर 3 आदमी काला सूट पहने बैठे थे और एक धोती कुर्ताधारी थे। धोती कुर्ते का चेहरा पहली पहली बार किसी महान सफलता के सुख से पसरा जा रहा था। उसका नौसिखियापन उसकी बाँछों में खिला पड़ रहा था, जिससे उसके लिए सहानुभूति पैदा होती थी। हो सकता है यह शराब का असर रहा हो। बाकी 3 आदमी जो काले कपड़े पहने थे, उनमें मैल का कलफ जान पड़ता था। उनके चेहरे हड़ैले और बेलौस थे और उन पर संतुलित खुशी थी, जिससे वह हवा में टंगी से जान पड़ते थे। औरत इसी बीच पर आई। उसने धोती कुर्ता को बख्श दिया। वह जानती थी कि सूट वाले धोती कुर्ता को खुश कर रहे हैं और उसे सूट वालों को ही खुश करना चाहिए। धोती कुर्ता को बदहवास कर देने से क्या फ़ायदा, जबकि उसे सिर्फ ललचाने में फ़ायदा है। वह एक काले सूट की गोद में जा बैठी और उसके मुंह से सिगरेट निकालकर पीने लगी।
चारों पुरुष ऐसे हंसने की कोशिश करने लगे जैसे वे मुरली मनोहर हों, जबकि वे दौलत कमाने में इतने घिस चुके थे कि उनका चेहरा लालसा की झलक आते ही बूढ़ा दिखाई देता। अगले 10 मिनट में औरत ने एक एक करके सब कपड़े उतारे। अंतिम कपड़ा एक लंगोट उतारने के साथ लाल पीली रोशनियां बुझ गईं। धुंधले उजास में वह नंगी खड़ी थी। वह कहाँ की रहने वाली है? मैंने पूछा। गोंडा, बस्ती, बेगूसराय, बहराइच, आरा, छपरा, रांची। असंभव था जानना, वह इतनी नंगी थी। एक दुशाला ओढ़कर वह भाग गई। शर्म दिखाने का उसका काम कायदे से तो सही था, मगर उसकी उम्र ज़्यादा दिखी, शर्म कम। मैंने नतीजा निकाला कि जब भी कोई तेजी से जाता है तो उसकी सही उम्र छिपाए नहीं छिपती, चाहे वह साइकिल चलाए चाहे दौड़े। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मैं 3 दिन उस होटल में रहा। पहली शाम को जो देखा था, ठीक वही दूसरी और तीसरी शाम को देखा। ठीक जब छातियाँ कपड़े से बाहर निकालने का वक्त आता, हरी रोशनी वाला खानसामा लपक कर अपने लैंप के पीछे खड़ा हो जाता। उसके ऊपर तनाव साफ दिखता था। वह नंगी औरतें देखने का तनाव नहीं था, रोज नंगी औरतें देखने से ऊब और रोज ठीक ठीक वक्त पर लैंप न जला पाने का डर का मेल था, वह तनाव। सब बाजा बजाने वाले औरत की तरफ थे और वे उसे मिलकर पीटते। दूसरी शाम को मैंने बाजा शुरू करने वालों को भी ठीक कल की तरह झांझ पर पहली चोट मारते ही मस्त हो जाते देखा। तीसरी शाम को मैं यह भी पहचानने लगा कि पूरी धुन में कहाँ कहाँ किस किस बाजे वाले का मस्त होना और कौन सी अदा दिखाना निश्चित है। वे जानते थे कि सुनने वाले मजा लेने की ताकत खो चुके हैं। एक अदना वादक भी यह पहचान लेता है। खाने वाले नहीं, मैं दावे से नहीं कह सकता कि वे तीनों दिन वहीं थे या उन्होंने तीनों दिन वहीं खाया। देखिए ना कि इन सब के बीच वही तो थे जिनके पास कुछ मनोरंजन कर सकने लायक पैसा था। वे उसे तरह तरह के खाने पर फूंक सकते थे, बगैर यह जाने हुए कि वे क्या खाना चाहते हैं। वे खाते जाते और होटल चलता रहता। बाकी सब गरीब लोग थे। वे इस किले में सुरक्षित थे। वे इस शर्त पर सुरक्षित थे कि वर्दी पहनेंगे, सलाम करेंगे, बाजा बजाएंगे और औरत पर ठीक जगह निश्चित समय पर रोज रोज रोशनी डालेंगे, और वे चिड़चिड़ाएंगे नहीं। औरत को मैं नहीं जानता, पता ही नहीं चला कि वह कहाँ की रहने वाली है। अनायास एक बात मेरे दिमाग में आई, शहर में हत्याएं हो रही हैं, कभी इस किले में हत्या होगी तो ये लोग नहीं मारे जाएंगे। मैंने कहा, मुझे उम्मीद है कि वे लोग औरत को भी नहीं मारेंगे। इससे क्या हुआ कि उसके शहर का मुझे पता नहीं, और अगर यही लोग मारेंगे तो भी औरत को नहीं मारेंगे। इससे क्या हुआ कि वह अब कहीं की नहीं रही। तो दोस्तों, ये थी हिंदी के प्रसिद्ध कवि और कहानीकार रघुवीर सहाय की लिखी कहानी किले में औरत। कहानी थोड़ी अजीब थी और मर्मस्पर्शी भी। इसको सुनिएगा एक बार, दो बार और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।